हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलविन ट्यूटोरियल्स। आई एम कृष्ण झा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके रिगार्डिंग। तो चलिए देखते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। इससे पहले वाले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होते हैं उनके बारे में। तो अगर आपने इंपॉर्टेंट टर्म्स या अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स ये सब नहीं देखे हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियोस प्लीज़ देखिएगा, ताकि आपको पूरा चैप्टर बहुत ईजी वे में समझ सके। तो उसके आगे का आज हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग बेसिकली होता क्या है? अकाउंटिंग होता है जो हम जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं अपने बिजनेस रिलेटेड, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हम क्या करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। उनके थ्रू हमें पता चलता है कि हमने कितना बिजनेस किया, हमारे बिज़नेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमारे बिज़नेस में कितना एक्सपेंस हुआ, या क्या क्या असेट्स हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं। और हमने स्टेक होल्डर्स के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे बिज़नेस में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, किस वे में इन्वॉल्व होता है, गवर्नमेंट किस वे में हमारे बिज़नेस से रिलेट करती है, या फिर डेटर्स क्रेडिटर्स क्या होता है। तो ये सब हमने देखा था। अब चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट। अब अकाउंटिंग कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला, रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो भी हमारा अकाउंटिंग होता है वो क्या होता है, रिटर्न फॉर्म में होता है, और हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, एक तो वो रिकॉर्ड मेंटेन्ड है प्लस रिटर्न फॉर्म में है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर रिलाई कर सकते हैं, मीन्स भरोसा कर सकते हैं। तो जो भी हमारा ट्रांजेक्शन है वो भरोसेमंद होता है, क्योंकि उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। यूनिफॉर्मिटी इज इन प्रेजेंटेशन। तो हमारा जो भी प्रेजेंटेशन होता है वो यूनिफॉर्म वे में होता है। अब यूनिफॉर्म वे इन द सेंस सब लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। अब एक ही रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होगा, सेम होगा, मतलब यूनिफॉर्म होगा। ठीक है। जनरली एक्सेप्टेबल बेसिस ऑफ मेजरमेंट। अब सब एक ही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, तो अगर मेरा अकाउंटिंग किया है तो वो कोई और भी सेम वे से अकाउंटिंग करेगा, तो वो क्या होगा, जनरली हर किसी के लिए सेम होगा, तो एक्सेप्टेबल भी बहुत इजीली हो जाएगा। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टू ऑल। हमने सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए हैं, तो जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए क्या होगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा उनको थ्रू अकाउंटिंग। वैलिड एंड अप्रोप्रिएट एजम्पशंस। जो भी हमारे एजम्पशंस होंगे वो एज पर आवर अकाउंटिंग कंसेप्ट होंगे, तो वैलिड होंगे, रीजनेबल होंगे। ठीक है, होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आर एज फॉलोज। जैसे बिजनेस एंटिटी, पहला पॉइंट दिया है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी क्या होता है? एक पर्सन क्या कर रहा है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो वो पर्सन को हम क्या करेंगे, अलग ट्रीट करेंगे, और बिजनेस को अलग ट्रीट करेंगे। तो जैसे अब जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसको हम बोल सकते हैं बिजनेसमैन, और जो बिजनेस उसने किया है वो क्या हो गया, बिजनेस एंटिटी। मतलब वो बंदे की अलग आइडेंटिटी है और वो बिजनेस की अलग आइडेंटिटी है। दिस कंसेप्ट इम्प्लाइज दैट अ बिजनेस यूनिट इज सेपरेट and distinct from the owner or owners, that is the person who supply capital to it। मतलब वही बोला है यहाँ पे कि जो बंदा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो क्या है, अलग है, और बिजनेस अलग है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, देखो, हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर बिजनेस ऑफिस एंड अदर हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर द रेसिडेंस ऑफ द प्रोप्राइटर। इफ द टोटल रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज ₹50,000 then only ₹25,000 will deduct as drawings from proprietor's capital। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है कि अगर आपने क्या किया है, किसी बिल्डिंग को रेंट पे लिया है, आप क्या कर रहे हो, वो बिल्डिंग का 50% अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो और 50% बिजनेस के लिए। तो जो आप पर्सनल यूज़ के लिए बिल्डिंग यूज़ कर रहे हो उसको हम ड्राइंग्स में कंसिडर कर सकते हैं। बचा हुआ 50% मीन्स यहाँ पे अमाउंट के हिसाब से 25,000 हम बोल सकते हैं वो हमारे बिजनेस पर्पज़ के लिए है। तो वो जो 25,000 हम क्या कर रहे हैं, पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, अपने कैपिटल में से माइनस कर देंगे एज ड्राइंग्स। मनी मेजरमेंट, चलिए ये देखते हैं। मनी मेजरमेंट क्या होता है? जैसे अभी कोई भी चीज़ होता है, हमारा फाइनेंशियल टर्म होता है, वो किस में मेजर होता है, मनी टर्म्स में होता है। या फिर हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स है वो अगर मॉनेटरी नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो मनी क्या है, एक मेजर करने का यूनिट बोल सकते हैं। कि जैसे हम मैथ्स में पढ़ते थे कि मेजर करने के लिए यूनिट्स होते थे, केजीज होते थे, वैसे अकाउंटिंग में क्या है, मेजर करने के लिए टर्म जो यूज़ होता है वो मनी के फॉर्म में होता है। द कंसेप्ट इम्प्लाइज दैट ओनली द ट्रांजेक्शन those transactions, sorry, which can be expressed in terms of money are recorded in the books of accounts. Since money serves as the medium of exchange,
transactions expressed in money are recorded and the ruling currency of a country is the measuring unit for accounting। तो यहाँ पे वही बोला है कि हम क्या करेंगे, हम मनी के टर्म्स में मेजर करेंगे और ऐसे ही ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करेंगे जो हम फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर कर सके। और जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो वहाँ की करेंसी क्या हो जाएगी, आपकी मेजरिंग यूनिट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हमारी मेजरिंग यूनिट क्या हो जाएगी, रुपीज़ हो जाएगी। अगर आप यूएसए से बिलोंग करते हो तो आपकी मेजरिंग यूनिट डॉलर हो जाएगी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हो। कॉस्ट कंसेप्ट, an asset is recorded in the books on the basis of the historical cost, that is the acquisition cost। तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है, अब कोई भी एसेट आप परचेस करते हो तो उसका एक स्पेसिफिक कॉस्ट होता है। ठीक है, बट जैसे जैसे वो एसेट यूज़ होते रहेगा वैसे वैसे क्या होगा, वो डेप्रिशिएट हो जाएगा या उसकी वैल्यू कम होते जाएगी। बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो किस पे रिकॉर्ड होगा, जिस कॉस्ट पे आपने उसको क्या किया है, एक्वायर किया है। एक्वायर करना मीन्स बेसिकली परचेस किया है, तो वैसे कॉस्ट पे क्या होगा, वो रिकॉर्ड होगा। तो ऐसे कॉस्ट को हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। होप सो आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए। फर्नीचर इज परचेस्ड फॉर ₹3 लाख एंड सेम कॉस्ट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इन केस द मार्केट वैल्यू गोज टू ₹1 लाख और ₹1,50,000 इट विल नॉट बी कंसिडर। तो यहाँ पे आपको फर्नीचर का एग्जाम्पल दिया कि फर्नीचर आपने कितने पे परचेस किया है, 3 लाख पे, मतलब बुक्स पे भी वो कितने पे रिकॉर्ड होगा, 3 लाख पे। इसी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट या एक्विजिशन कॉस्ट। इन केस अगर उसका मार्केट वैल्यू गिर भी जाता है, 1 लाख या 1,50,000 हो जाता है, तो भी हमारे रिकॉर्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ देखते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। मतलब अब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमारा नॉर्मल एग्जम्पशन क्या रहता है कि हम कंसिस्टेंट वे में करेंगे, मतलब हमारा बिजनेस कंटिन्यूटी में रहेगा। अब सेम अकाउंटिंग के लिए होता है, अगर मैं कोई भी मेथड फॉलो कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी क्या होगा, हम कंसिस्टेंट वे में सेम मेथड फॉलो करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग के लिए एक मेथड फॉलो किया, फिर सेकेंड ईयर में भी मुझे सेम मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ऐसे मैं कंटिन्यूटी में क्या करूँगा, सेम मेथड फॉलो करते रहूँगा, कंसिस्टेंट रहूँगा। तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। फोर्थ दिया है कंजर्वेटिज्म। अब कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर मुझे पता है कि फ्यूचर में मुझे लॉस होने वाला है तो मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए पहले से प्रोविज़न करना चाहिए। बट इन केस मुझे पता है कि फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट होने वाला है तो मुझे कोई प्रोविज़न करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलिए। फॉर एग्जांपल मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि बिज़नेस में फ्यूचर में जाके मुझे 50,000 का लॉस होने वाला है, किसी भी रीज़न की वजह से 50,000 का लॉस होने वाला है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर मुझे पता है कि फ्यूचर में मुझे लॉस होने वाला है तो मैं क्या करूँगा, अभी से ही थोड़ा थोड़ा प्रोविज़न करके रखूँगा ताकि वो जो फ्यूचर में मुझे लॉस होने वाला है उसका इम्पैक्ट मैं कम कर सकूँ। ठीक है, मान लो जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, अभी एक साथ में अगर आपको 1,00,000 रुपये का बिल भरना पड़ जाए तो आपके फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ सकती है। बट आपको पता है कि फ्यूचर में आपको कहीं 1,00,000 रुपया डिपॉजिट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, हर महीने 10,000 5,000 करके सेव कर सकते हो। इन दैट केस आप क्या करोगे, एक साथ में आप पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा। तो सेम अकाउंटिंग भी हमें बोलता है कि अगर आपको पता है कि आपको फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो आप क्या करो, पहले से थोड़ा थोड़ा प्रोविज़न करके रखो। बट आपको पता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो कोई प्रोविज़न करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट के लिए कोई प्रोविज़न क्रिएट नहीं होता है। बट लॉस के लिए आपको क्या करना है, प्रोविज़न क्रिएट करके रखना है। तो कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म यही है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गोइंग कंसर्न, अब जैसे कोई भी बिज़नेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल समझ लो मैं ही कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि मेरा बिज़नेस क्या हो, बंद हो जाए। तो वैसे केस में कोई भी ओनर हमेशा यही चाहता है कि उसका बिज़नेस लॉन्ग टर्म पे चलते रहे। तो जो हमारे लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलने वाला कंसेप्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। जैसे अभी रिलायंस का एग्जांपल आप ले सकते हो या टाटा कंपनी का एग्जांपल आप ले सकते हो। तो वो कब से चले आ रहे हो, ऑलमोस्ट 40-50 साल से ज़्यादा हो गया दोनों कंपनीज चले आ रही है। टाटा को तो शायद और भी ज़्यादा हो गया, 100 साल से के आसपास या शायद उससे भी ज़्यादा हो गया। तो यही कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। मतलब मेरा बिजनेस क्या चले, लॉन्ग टर्म तक चलते रहे, यही हमारा नॉर्मल एजम्पशन रहता है। रियलाइजेशन, अब रियलाइजेशन का मीनिंग होता है कि मैंने कोई असेट बेच के या कुछ किसी भी वे में इनकम जनरेट किया या पैसा रियलाइज़ किया, पैसा मेरे पास आया। अब अगर मेरे पास कोई एसेट पड़ा हुआ है तो वो अगर मैं बेच दूँ तो वो भी रियलाइज़ करना हुआ, या कोई इनकम मेरा फंसा हुआ वो भी अगर मेरे पास आ गया तो वो क्या हुआ, मैंने इनकम रियलाइज़ किया। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं।
इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज़ रियलाइज, दैट इज आइदर इट इज़ रिसीव्ड और अर्न। तो अब जैसे देखिए एग्जांपल में देता हूँ कि अगर मैंने कहीं पे क्लासेस में लेक्चर लिया, भले मुझे पैसा तुरंत मिल जाए या बाद में मिले, मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने लेक्चर लिया इनकम मेरा क्या हुआ, रियलाइज हो गया। ठीक है, मतलब मैंने इनकम अर्न कर लिया, इसी को बोलते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट। अक्रूवल, अक्रूवल का दूसरा मीनिंग होता है आउटस्टैंडिंग, मतलब मेरा इनकम, जैसे देखो अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने इनकम अर्न किया, वैसे ही एक्सपेंस के केस में क्या होता है या इनकम के केस में भी क्या होगा, मैंने इनकम तो अर्न कर लिया बट मुझे पैसा तुरंत नहीं मिला। ठीक है, वो पैसा मुझे 2 महीने बाद मिलने वाला है या 4 महीने बाद मिलने वाला है, तो वो क्या हो गया, अक्रू हो गया, मीन्स मैंने अर्न कर लिया बट वो आउटस्टैंडिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं खाली। अ कंपनी इन्वेस्टेड ₹1 लाख विथ अ बैंक for 1 year on 1st October 2015. Bank has to pay interest at 10% per annum on its maturity, that is 30th September 2016. मतलब क्या हुआ, इनकम मेरा अक्रू हो गया या अराइज हो गया, वो फ्यूचर में मुझे मिलने वाला है, मीन्स एट करंट हम उसको ऐसा बोल सकते हैं, अभी वो आउटस्टैंडिंग है, वो मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है। ठीक है, अब डुअल एस्पेक्ट, तो हर अकाउंटिंग का क्या होता है, डुअल एस्पेक्ट होता है, मतलब अगर एक डेबिट होने वाला है तो दूसरा क्रेडिट होगा ही होगा, अगर एक अकाउंट क्रेडिट हुआ तो दूसरा डेबिट होना ही होना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन और इवेंट हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, दैट इज डुअल इफेक्ट, तो हर ट्रांजेक्शन का क्या होगा, 2 इफेक्ट होगा। ये एग्जाम्पल अगर आपने कभी सुना हो ऐसा, या बहुत लोग कहावत भी बोलते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड होगा तो दूसरा टेल होगा ही होगा, या एक टेल होगा तो दूसरा हेड होगा ही होगा। सेम अकाउंटिंग का हर एक ट्रांजेक्शन का 2 इफेक्ट होता है, एक अगर डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होगा, एक अगर क्रेडिट है तो दूसरा डेबिट होगा। ठीक है, उसके बाद दिया है डिस्क्लोजर। अब जैसे हम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं, तो अगर मैं कोई अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मैं कौन सा मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। इन केस अगर मैं कंसिस्टेंटली सेम मेथड अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, बट इन केस अगर मैं मेथड चेंज कर रहा हूँ या कोई दूसरा प्रोसेस अप्लाई करा, उस केस में मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने फॉलोइंग मेथड से ये ऐसे आंसर लाया या ये कंसेप्ट मैंने चेंज किया है, तो उसके लिए मुझे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देना पड़ेगा, मतलब मुझे एक्सप्रेस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये मैंने चेंज किया है या ये पॉलिसी मैंने फॉलो की है। मटेरियलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियलिटी मीन्स होता है हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऐसा नहीं, ये जनरली डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस नेचर का है या किस साइज़ का है। अभी फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, अंदर के कंसेप्ट तो आप अगर आपको समझ गया तो पढ़ के भी आ जाएगा, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में 1 लाख का कैपिटल है। अब 1 लाख के कैपिटल में से मैंने 50,000 का कहीं ना कहीं लॉस कर दिया, तब 50,000 का मैंने लॉस कर दिया, मतलब 1 लाख के कैपिटल में 50,000 का लॉस, मतलब अब मेरे पास कैपिटल सिर्फ 50,000 का बचा। तो मैं अब कोई भी डिसीज़न लूँगा तो ये मेरे डिसीज़न को इम्पैक्ट करेगा कि नहीं, अब मेरे पास 50,000 ही बचा है तो मैं कैसे क्या करूँ। ठीक है, मेरे डिसीजंस को इम्पैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर पहले मैं कुछ सोच रहा था कि मैं 10 यूनिट खरीदने का, तो अब मुझे वो यूनिट्स परचेस करने के कम करने पड़ेंगे, हो सकता है अब मैं 5 यूनिट ही परचेस करूँ, 6 यूनिट ही परचेस करूँ, क्योंकि पहले मेरे पास 1 लाख अवेलेबल था बट अब मेरे पास क्या है, सिर्फ 50,000 अवेलेबल, तो मेरे डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा। तो ऐसा कोई भी चीज़ जो आपको डिसीजन को इम्पैक्ट करे वो क्या होता है, मटेरियल होता है। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं मैचिंग कंसेप्ट। अब मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रेवेन्यू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड विथ एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। मतलब क्या होता है, हम जिस पीरियड के लिए भी अकाउंटिंग करते हैं उसी पीरियड के लिए हमें क्या करना है, रेवेन्यू एज वेल एज एक्सपेंसेस, मतलब इनकम हो या एक्सपेंस हो, दोनों क्या होना चाहिए, सेम पीरियड के लिए होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैचिंग कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरा ईयर चल रहा है अभी 2021, आपके लिए जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है, 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 2021 को एंड होगा, तो फाइनेंशियल ईयर है। तो अब मेरे जो भी एक्सपेंसेस या इनकम होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, मेरे अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।